जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा टेस्ट सीरीज का पार्ट थर्ड है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इससे आपको आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जहां भी आपको स्टैटिस्टिक्स जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इसका मैक्सिमम आप बेनिफिट उठाइए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा है वो गलत है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, ये सही है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे पुराना नाम इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, और 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी एम्स न्यू दिल्ली में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। इनके जन्म दिवस के अवसर पे ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे ही बनाया जाता है। इन्हें खेल में सर्वोच्च इनकी मतलब सर्वोच्च योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। खेलों का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, से अभी हाल फिलहाल के दिनों में उसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर। इन्हें भारत पद्म विभूषण के पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो वो सही है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक क्या है, धावक हैं। ठीक है, ये बहुत ही फेमस धावक है। आप फिल्म भी आया था इनके नाम पे, तो उनको फ्लाइंग सिख कहते हैं, बिल्कुल सही। इयान थॉर्पे जो हैं, इयान थॉर्पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये क्या कौन सा खेल खेलते हैं, तैराक के प्लेयर है। इनका भी उपनाम तरपीडो है। अब ऑप्शन नंबर डी है हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह को द टर्बोनेटर के नाम से जाना जाता है। पिछला क्लास में भी आया था ये वीडियो में। तो टर्बोनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। ठीक है, 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था और ओडीआई न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये तो हमको आपको बताए थे। दिसंबर 2021 में इन्होंने आपने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, दावाल। अब देखिए ये दावाल है, ये किनका उपनाम है, तो दावाल। ठीक है, दावाल हो गया, मिस दावाल हो गया, श्रीमान भरोसेमंद हो गया, जेमी मिस्टर डिपेंडेबल, ये राहुल द्रविड़ का उपनाम है। तो दावाल किनका उपनाम है, राहुल द्रविड़ का। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, पहली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, यहाँ भी उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर पे आप ध्यान देंगे, हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा और ललिता बाबर। तो इसका आंसर जो आपका होगा पीटी उषा। पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये पीटी उषा भारत की एथलीट है, मतलब ये धाविका है, बहुत ही फेमस धाविका है भारत की। तो इन्हें पायली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पे हम ये पे ध्यान देंगे, हिमा दास जो है ये आसाम राज्य से बिलोंग करती है और इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये भी भारत की एक बहुत ही फेमस क्या धाविका है, एथलीट है। इनका संबंध केरला राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी है ललिता बाबर, ये भी भारत की एक फेमस एथलीट है, लंबी दूरी की धाविका है। तो ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन किए जाएंगे, तो आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है।
तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम्पेन जनजाति, तो सेम्पेन जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ की और एक प्रमुख जनजाति जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, से पूछेगा कि जारवा जनजाति का किससे संबंध है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से। सेम्पेन जनजाति हो गया, जारवा जनजाति, अस्टेनली और ओंगे जनजाति, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बिलोंग करती है। आप देखें नीलगिरी पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी में जो प्रमुख जनजाति पाई जाती है वो टोडा जनजाति पाई जाती है, जहाँ पे क्या बहु विवाह प्रथा प्रचलित है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी में। अब ऑप्शन नंबर सी की ओर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है स्पीति घाटी। ये स्पीति कहाँ पड़ता है? स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ पे भोट या भोटिया जनजाति काफ़ी प्रचलित है। तो भोट या भोटिया जनजाति का संबंध स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश से। और लक्षद्वीप समूह, आप जानते हैं कि लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे कौन सा जनजाति पाई जाती है? तो कोया जनजाति है, मेलाचेरी है, कोया, मेलाचेरी और अमीनी दीवी जनजाति का संबंध लक्षद्वीप से। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम्पेन जनजाति, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो आप जानते हैं कि पौंडीचेरी क्या है? पौंडीचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पौंडीचेरी में कितने जिले हैं, तो 4 जिले, यमन है, पौंडीचेरी है, कराईकल है और माहे है। पूछेगा कि पौंडीचेरी का विस्तार कितने राज्यों में, तो 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। केरला में है माहे, आंध्र प्रदेश में यमन और पौंडीचेरी और ये जो कराईकल है वो तमिलनाडु में पड़ता है। तो 4 जिले हो गए, हमने आपको उसके बारे में बता दिया। अब ये पौंडीचेरी 1954 में ये पहले क्या था, फ्रांसीसी उपनिवेश था। 1954 में ये स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। ये हो गया पौंडीचेरी। तो हम सबसे पहले जानते हैं जनगणना। तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में नियमित जनगणना, तो भारत में जो जनगणना होती प्रत्येक 10 साल में होता है। तो नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था 1881 में, हो गया। अब इसके अनुसार हम लोग चलेंगे कि क्या है। तो आप 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के लिंगानुपात, ये लिंगानुपात हुआ। लिंगानुपात मतलब क्या होता है, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं होगी, मतलब पुरुष और महिला की जन अनुपात हो गया। तो 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी होगी, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो 2011 में जनगणना का क्रम कैमा था, तो 15वां क्रम था जनगणना का। ठीक है, उसका जो स्लोगन था तो क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का जो 15वां जनगणना था उसका स्लोगन क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो लिंगानुपात कितना था, तो 1034 लिंगानुपात था आपका, किसका, पौंडीचेरी का। लेकिन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किसका था, यानी ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक था भारत में, अगर ओवरऑल बोला जाए तो ये। लेकिन अगर ये आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश में 1037, और ओवरऑल, और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें आप, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, वो केरल था। केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। ठीक है, कितना, 1084। और बोलेगा कि सबसे कम, तो सबसे न्यूनतम जनगणना, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है वो है 666 के साथ दमन एवं दीव। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1037। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। ठीक है, आप इसमें ऑप्शन को भी ले लेते हैं साथ में। अब देखिए मिलान करने में अच्छा लगेगा।
मिलान करेंगे हम लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 16 सितंबर 1987 ईस्वी को कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस वजह से हुआ था? तो ओजोन परत में, ओजोन लेयर में आप जानते हैं कि छेद हो रहा है, तो इसको लेकर, ओजोन संरक्षण को लेकर था। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के, ग्रीन हाउसेज इफेक्ट था उसको कम करने के लिए लिया हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987। मिलान कीजिए आप, यानी एक का आपका 2। रियो शिखर सम्मेलन, रियो कहाँ है? तो रियो मतलब रियो डी जेनेरिया। ये रियो डी जेनेरिया जो है, तो रियो डी जेनेरिया कहाँ पड़ता है? ये ब्राज़ील का शहर है। 2016 का ओलंपिक गेम हुआ था रियो डी जेनेरिया में। तो रियो शिखर सम्मेलन, ये रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो शिखर सम्मेलन जो है आपका 1992 में हुआ था, 1992, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब देखिए क्वेटो शिखर सम्मेलन, क्वेटो कहाँ है? तो एक क्वेटो जो जगह है वो जापान में है। तो जापान में कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। ये किस लिए था? तो ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये अब ग्रीन हाउस गैसेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब जो 7 प्रकार के होते हैं, तो उनको जो मेन फोकस किया गया था उस पर, तो उसके उत्सर्जन को कम मतलब उत्सर्जन को कम करने को लेकर वो बैठक था, क्योटो शिखर सम्मेलन 1997 जापान। अब सतत विकास डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था ये 2002 में आयोजित किया गया। तो आप इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा? मिला एक का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए आराम से। मॉन्ट्रियल ये शहर पड़ता है कनाडा में। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था? तो ओजोन परत को कम करने के लिए, ओजोन क्षरण यानी ओजोन में जो छेद हो रहा है उसको क्षरण को कम करने के लिए जो बैठक हुई थी, तो वो क्या हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल में हुआ था, यानी कनाडा में। तो उसका 2 हो गया। अब रियो शिखर सम्मेलन क्या है? तो इसी को हम लोग कहते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। रियो को ही बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ये कहाँ था? तो रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में। कब? 1992। तीसरा है क्वेटो शिखर सम्मेलन। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ रहे हैं उसके उत्सर्जन को कम करने को लेकर ये सम्मेलन हुआ था। वो कहाँ? जापान में। कब? 1997 में। और चौथा है सतत विकास डेवलपमेंट, ये 2002, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही राइट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछता है। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आपको जानते होंगे, आप पता होगा कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात था। तो बाबा आमटे जो थे वो आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात थे। ये आनंद वन कहाँ पड़ता है? तो आनंद वन जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। राज्य पूछेगा, आनंद वन का संबंध स्थापित कौन विख्यात किया था? तो बाबा आमटे ने इसकी स्थापना की थी। ये कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र राज्य होगा, जिला जो होगा चंद्रपुर हो जाएगा, ठीक है। ये आखिर उससे उद्देश्य क्या था? तो इस आश्रम को जो स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कुष्ठ रोगियों को देखभाल करना। कुष्ठ रोगियों के देखभाल के लिए ये आनंद वन स्थापित किए गए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा आमटे जो, ये जो आपका कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है भारत में? कुष्ठ रोग दिवस, तो भारत में जो कुष्ठ रोग दिवस है, यानी कुष्ठ रोग निवारण दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। कुष्ठ रोग के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए भारत में प्रत्येक साल 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक हो गया। अब हम लोग देखें ऑप्शन की ओर देखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है HN बहुगुणा, मतलब हृदयनाथ बहुगुणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल नेहरू। तो आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के जी के पिताजी। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1923 में। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या भाई, ये आपसे क्या पूछा जा रहा है?
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो सर विलियम जोन्स इसके क्या थे? संस्थापक थे। कब हुए थे? 1784 ईस्वी में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था। ठीक है। आप देखिए कब हुआ था? 1784 में। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? वारेन हास्टिंग था। सर विलियम्स जोन जो थे वो अंग्रेजी विधि शास्त्री थे, यानी अंग्रेजी के प्रख्यात विद्वान थे। ठीक है। आप हम लोग चलेंगे, बाकी ऑप्शन पे कोई तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। ठीक है। जी मतलब क्या होता है? जी मतलब जनरेशन। ठीक है। तो 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने दुनिया का पहला देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आप जानते हैं कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली जो रेखा है वो कौन है? 38वीं समानांतर रेखा। पूछता है प्रश्न कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली रेखा, तो 38वीं समांतर रेखा जो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। ठीक है। तो दुनिया का पहला देश जहाँ 5G चालू हुआ दक्षिण कोरिया। लेकिन भारत में अगर पूछेगा भारत में भी कौन सा सेवा है, तो भारत में वर्तमान में 4G इंटरनेट सेवा है। ठीक है। 5G इंटरनेट सेवा का कहाँ पे? नीदरलैंड में विरोध किया गया। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 से हुई था। ठीक है। आप देखिए चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की राजधानी क्या? टोक्यो। यही जापान पे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो अब हम लोग पढ़े हैं 1997 में। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर भारत में पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस, तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछा है 8 मार्च को। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन मतलब दूसरा में देखेंगे 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय जो विकलांग दिवस है ये आपका गलत है, क्योंकि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस नहीं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना, इसका जो हुआ था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत 5 जून 1972 को इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में। लेकिन ये कब से मनाया जा रहा है? 1974 से प्रत्येक साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्या? पर्यावरण दिवस। तो आपसे पूछा कि 5 जून अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, नहीं तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आप पूछेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो विकलांग दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आप देखिए तीसरा, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार, हाँ तो ह्यूमन राइट जो डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये हमारा गलत है। तो आप देखिए ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस नहीं, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय ये आपका पर्यावरण दिवस। तो कौन कौन सही हो जाएगा? सही पूछ रहा था, तो सही आपका 1 और 3 सही होगा, दूसरा नंबर गलत है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है?
समुद्री बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे बंदरगाह होते हैं जहाँ पे क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, यानी आयात निर्यात किया जाता है, वहाँ से बंदरगाह पे एक देश से जैसे दूसरे देश में जाना है, सामान चलाना है, तो पानी जहाज के माध्यम से जो होता है वही समुद्री बंदरगाह पे होता है। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। तेल परिष्करण केंद्र, जहाँ से तेल रिफाइनिंग किया जाता है। चलिए मान लेते हैं हम लोग क्या हैं, तो इसका जो आंसर होगा कहाँ पे है, तो मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। अब हम लोग समझेंगे कि ये कहाँ पड़ता है। तो मंगलूर जो है ये आपको कर्नाटका में है, मैंगलोर आप जानते होंगे कर्नाटका में, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए मंगलुरु आपका कर्नाटका में स्थित है, हमने बताया। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पे, और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट पे स्थित है, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे था ऑप्शन नंबर ए में, चेन्नई जो है कृत्रिम, भारत का सबसे बड़ा पुराना कृत्रिम बंदरगाह। मुंबई नाहा स्वाहा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ है, गुजरात में, उसी का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कोझिकोड केरला में, कटक उड़ीसा में। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे। ग्यारह नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है, सुमेलित करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि मिलान कीजिए। देखिए मिलाते हैं हम लोग। विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व ओजोन दिवस अभी बताया था, ये कहाँ हुआ था, आपका मॉन्ट्रियल में जो हुआ था 16 सितंबर 1987 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, क्या था, ओजोन के लिए, भी सही है। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, बिल्कुल सही है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस बोलता तो 10 अगस्त को। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय हिंदू दिवस है ये 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस रहता तो 10 अगस्त। आपका ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप उस पर फोकस करेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, गुल ये नगमा पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुल ये नगमा पुस्तक के जो लेखक हैं वो फिराक गोरखपुरी हैं, ठीक है, फिराक गोरखपुरी हैं। अब विष्णु डे के बारे में जानेंगे। तो विष्णु डे जो है वो बंगला साहित्यकार है, जिसकी प्रमुख जो रचना थी वो स्मृति सत्ता भविष्यता नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। बैकेटेंस एंगर जो है वो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं, इन्होंने सुबाना नामक एक पुस्तक की रचना की। और पन्नालाल पटेल, इनका जो संबंध है वो गुजरात से है, तो गुजराती साहित्यकार हैं पन्नालाल पटेल। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो मानवीनी भावाई और मलेला जीव था। तो गुल ये नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी, ठीक है। और विष्णु डे बंगला साहित्यकार हैं, जिसकी प्रमुख है स्मृति सत्ता भविष्यतम। बैकेटेंस अयंगर कर्नाटका साहित्यकार हैं, और पन्नालाल पटेल गुजरात, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य। तो शराबबंदी मतलब ना शराब वहाँ बिक्री होगा ना प्रोडक्शन होगा, तो ये शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है, आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में 1965 ईस्वी में शराबबंदी शुरू की गई थी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे देखते आगे। केरला में जो शराबबंदी हुआ था 2014 में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की गई थी। अब ऑप्शन नंबर सी बिहार देखेंगे। तो बिहार में 1 अप्रैल 2016 से ये लागू हुआ था, ठीक है, बिहार में। और नागालैंड में तो अभी ऐसा नहीं है। तो ये शराब
तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 47 ये कहता है कि राज्य सरकार राज्यों में शराबबंदी लागू कर सकती है। ये इसका किस है, तो शराबबंदी किस किस में आता है, तो आता है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आर्टिकल उसका कितना है, 47। आप जानते हैं कि जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो के में भाग 4 में है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 47 है वो आपको शराबबंदी से संबंधित है। आप शराब को रोक सकते हैं, शराबबंदी कर सकते हैं, अनुच्छेद 47। तो शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, गुजरात। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, आप उसके बारे में उतना जानिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा, स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या है, तो स्कोप केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाला, यानी भारत सरकार जो सार्वजनिक जो आपका जो पब्लिक इंटरप्राइजेज कंपनियां होती है उसका लीड करने वाला एक पेशेवर संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना भारत में 29 जनवरी 1970 को। तो स्कोप स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज क्या है, जो सरकारी जो इंटरप्राइज उद्यम उसका वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सामरिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच की ये संधि हुई थी, मतलब हो रहा है कि जो स्टार्ट जो संधि था वो किनके बीच में था। तो इसका पहले हम लोग फुल फॉर्म समझेंगे। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी, मतलब आप इसको लिख लिए स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी मतलब क्या होता है, संधि होता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, बड़े हथियार जो बनाए जाते हैं उस पे काबू बनाना है, मतलब हथियारों का प्रोडक्शन नहीं करना था, बड़े बड़े हथियार जो बनते हैं उसके रुझानों को पे काबू करना था। हालांकि यह जो संधि था, ये इस संधि के तहत ये डिसाइड कर गया था कि बड़े बड़े जो परमाणु जो बड़े बड़े हथियार हैं उसके जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन पे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये भारत और रूस के बीच में था। हालांकि ये जो था ये संधि कब से लागू हुआ था, तो 2011 में ये संधि लागू हुआ था, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी। इसका जो मुख्य लक्ष्य था हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ रुझान पे काबू करना, यानी जो बड़े बड़े जो हथियार बन रहे थे उस पर प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना है। कब लागू हुआ था, 2021 में भारत और ये अमेरिका के बीच की ये संधि थी। हालांकि 2021 में ये जो संधि है वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। फरवरी 2021 में ये संधि समाप्त हो चुका है। चलिए अब चीन की राजधानी बीजिंग है, जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। यूएस की राजधानी आपका वाशिंगटन है डीसी। यूरोपीय संघ इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, आप चीन हाँ बता दिए। रूस की राजधानी मॉस्को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 नंबर देखेंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले निम्नलिखित में किया गया था। तो एशियाई खेलों का जो आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले किया गया था वो 1947 ईस्वी में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, हालांकि भारत में जो विश्व एशियाई खेल की जो शुरुआत हुई थी
ये सुझाव दिया गया था 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में। लेकिन पूछा जाएगा कि प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कहाँ से? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रथम एशियाई खेलों का पूछा जाएगा कि प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन किन्होंने किया था, तो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो मेजर शुरुआत किस स्टेडियम से हुआ था आपसे पूछा जाएगा। तो 1951 में प्रथम एशियाई खेल की शुरुआत हुई भारत में, उसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, ये किस स्टेडियम में हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1951 में जो एशियाई खेल था, इसका जो लोगो था, प्रतीक था, चमकता हुआ सूर्य था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अभी वर्तमान में 2022 में चीन के होंगझाऊ शहर में 19वां एशियाई खेल का आयोजन होना है। तो 2022 में आपसे करंट में पूछे जाएंगे, करंट के प्रश्न 2022 में आपका कि बोले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो चाइना में किए जाएंगे, चाइना के होंगझाऊ में। तो आपका जो प्रश्न पूछ रहा था एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले कहाँ दिया गया, तो 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में। हमने आपको डिटेल्स इसके बारे में बता दिया। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम जिससे आपको बेनिफिट हो, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम बेनिफिट हो, हम वो आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है। तो लोसुंग त्यौहार जो है वो सिक्किम में लोकप्रिय है। सिक्किम की राजधानी आप जानते हैं गंगटोक। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे शहर राज्य की दर्जा दिया था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इतना आप जानते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है, शिमला है। देखिए अब सिक्किम में है ये क्या चीज लोकप्रिय, तो वहाँ पे एक जाति जनजाति पाया जाता है, भूटिया, भूटिया एवं लेप्चा जनजाति। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लेप्चा जनजाति कहाँ है, तो भूटिया और लेप्चा जनजाति जो होता है वो सिक्किम में पाया जाता है। वो फसलों की कटाई के रूप में इस त्यौहार को मनाता है। देखिए 17 नंबर है, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, तो ये सिक्किम में है। ठीक है, वहाँ पे भूटिया लेप्चा जनजाति के द्वारा फसलों की कटाई के बाद में ये जश्न मनाया जाता है। ठीक है, इस त्यौहार में क्या होता है, चिपुत नामक शराब देवता को समर्पित की जाती है। अब यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में है वो, अरुणाचल प्रदेश में लोसार, लोसुंग पूछेगा तो आपका सिक्किम है, और लोसार पूछे जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना है हमें। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है नेकचंद, इन्होंने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण किया था। अब क्या है कि चंडीगढ़ रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में क्या है, सुखना झील। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सुखना झील कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में। और रॉक गार्डन निर्माण किसने किया था, नेकचंद ने। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुआ था, 1958 में। ठीक है, ये क्या थे, एक मूलतः जो है स्कल्पचर गार्डन है। ठीक है, ताराचंद, आप देखेंगे हम लोग ताराचंद, ताराचंद जो थे ये भारतीय पुरातात्विक विज्ञान और इतिहास कारक थे। ठीक है, और कमल सागर भी ये क्या है, प्रमुख भारतीय डिजाइनर जिसको हम लोग वास्तुकार कहते हैं। आपसे इसमें दो चीज़ पूछा जाता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली शहर के जो वास्तुकार, तो दिल्ली में आप जितने भी जो फेमस चीज़ देख रहे हैं, आपसे जब भी दिल्ली से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है डिजाइन के बारे में, लाल किला चाहे जो भी ये सब रिलेटेड संसद भवन आप नहीं जानते हैं, तो आप एडविन लुटियंस बना सकते हैं। चूँकि एडविन लुटियंस जो थे दिल्ली शहर को उसका डिजाइन किया था लुटियंस, एडविन लुटियंस ने। एक और आपसे ही पूछा जाएगा ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है, तो चंडीगढ़ का जो डिजाइनर जो है ली कार्बूजियर। तो आपको आंसर इसका किसका हो जाएगा, रॉक गार्डन का
नेकचंद ने। कब? 1958 में। ठीक है, ये क्या थे? एक आपके डिजाइनर थे। ताराचंद कौन हो गए? तो हमने बता दिया कि ये डिजाइनर है। कमल सागर भी भारत के डिजाइनर है। दिल्ली शहर को डिजाइन किसने किया? तो एडविन लुटियंस। और चंडीगढ़ का जो है ली कार्बूजियर, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ली कार्बूजियर। चलिए, ये सब प्रश्न आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हमारा पर्पस है कि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे, मैं कोशिश करता हूँ बताने का। चलिए, अब 19 नंबर फिर त्यौहार से है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संगाई महोत्सव, वो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है। असम में कौन सा फेमस बताया जाता है? तो बिहू। बिहू हो गया। अम्बुबाची त्यौहार हो गया, वो आपका मनाया जाता है। बिहू त्यौहार हो गया, अम्बुबाची मेला हो गया, असम में है। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में जब उत्तर भारत में हमारे यहाँ जब हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति, उस समय वहाँ तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है। गुजरात का फेमस क्या है? तो आप गुजरात में बोलिए डांडिया। ठीक है, या सामलाजी मेला। डांडिया आप सीधा गुजरात में बोलिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो किन दो देशों के बीच में जो ऑफिशियल पहली बार क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली तौर पे जो टेस्ट मैच खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। 1887 ईस्वी में पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। इसे जीता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इसे मुकाबला को जीती थी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट खेला जाता है, आप नाम सुने होंगे, एशेज सीरीज। क्वेश्चन में पूछता है कि एशेज सीरीज का संबंध तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से। ये आपको दिसंबर के अंतिम सप्ताह 25 दिसंबर से, शायद 25 दिसंबर से ये खेल शुरुआत होता है। एशेज सीरीज की शुरुआत होती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की शुरुआत 1877, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत सर्वप्रथम टेस्ट क्रिकेट में कब भाग लिया था, मतलब भारत आधिकारिक रूप से टेस्ट क्रिकेट में शामिल हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो टीम इंडिया के जो उस समय जो क्या बोलते हैं कैप्टन कौन थे? तो आप नाम सुने होंगे सीके नायडू। तो सीके नायडू जो थे वो भारत के क्या थे? प्रथम कप्तान थे। ठीक है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टूर्नामेंट होता है, टेस्ट मैचों की एक सीरीज होती है, उसको एलन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल होगा, आपको समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत सारे इससे फ़ायदा मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।